हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन का चैप्टर देखेंगे। कंसिडरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया मिस्टर बी को 1,000 रुपया देने के लिए, बाद में मिस्टर ए ने नहीं दिया। ठीक है, तो अब कोई लीगल रेमेडी नहीं है मिस्टर बी के पास, क्योंकि कोई कंसिडरेशन था ही नहीं मिस्टर ए के लिए। मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम मिस्टर बी को 1,000 रुपया दूंगा, बाद में मिस्टर ए ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, नहीं दिया पैसा 1,000 रुपया। तो अब मिस्टर बी जाकर के कोर्ट में केस नहीं कर सकते, क्योंकि ए की ने जो प्रॉमिस किया था उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं था, उसको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो है, उसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए, हम आपको कुछ दे रहे हैं तो बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए। हालांकि इस रूल का कुछ एक्सेप्शन भी है, सेक्शन 25 में दिया है, जहां एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा जहां कंसिडरेशन नहीं है तब भी। तो वो कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन उन एक्सेप्शंस के छोड़ करके बाकी और किसी भी केस में बिना कंसिडरेशन के वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, सेक्शन 2D में दिया है कंसिडरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोमिसर के डिजायर पर ही होना चाहिए। तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन कौन देगा? प्रोमिसी भी दे सकता है और कोई अदर पर्सन भी दे सकता है प्रोमिसी की जगह। प्रोमिसर जो आदमी प्रॉमिस कर रहा है वो उसकी डिजायर पे दिया जाना चाहिए, और देगा कौन? प्रोमिसी देगा या कोई और दूसरा पर्सन भी दे सकता है। क्या होगा कंसिडरेशन? हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, या तो कुछ कर चुके हैं या फिर नहीं करने का वादा किया है कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो नहीं करना भी एक कंसिडरेशन हो सकता है। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या तो करेंगे, अभी करेंगे, या फिर ये काम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, वादा करते हैं कि ये काम करेंगे या फिर ये काम नहीं करेंगे, इससे एब्सटेन करेंगे। ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। पहले कुछ कर चुके हैं, अभी कुछ करेंगे, फ्यूचर में कुछ करेंगे, समथिंग। तो सच एक्ट और एब्सटिनेंस ऑफ प्रॉमिस, ये जो एक्ट है उन्होंने किया या करेंगे, और या फिर एब्सटिनेंस है कि कोई काम हम कर सकते हैं वो हम नहीं करेंगे, तो ये एक्ट जो है वो कंसिडरेशन होगा। किस चीज के लिए कंसिडरेशन होगा? प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन होगा। ठीक है, अच्छा इस डेफिनेशन को थोड़ा स्टडी करें तो इसमें क्या क्या निकल के आता है। कंसिडरेशन जो है वो कोई एक्ट भी हो सकता है, एब्सटिनेंस भी हो सकता है, कोई काम करना हो सकता है, कोई काम करने से बचना या न करना भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो कंसिडरेशन है ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकता है। पहले कभी किया गया था वो भी हो सकता है, अभी कर रहे हैं अभी का हो सकता है, या फ्यूचर का भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है उसकी डिजायर पे मूव करेगा। ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं मिस्टर एक्स को अपनी कार बेचूंगा और मैं उसके 50,000 रुपये लूंगा, तो जो 50,000 रुपया है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, और मेरी इच्छा, मैं प्रॉमिसर हूं कार के लिए, तो मेरी इच्छा पे वो 50,000 मूव करेगा। कंसिडरेशन इज गिवन बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो जरूरी नहीं है जिसको मैं कार दे रहा हूं वही व्यक्ति मुझे पैसे दे, वो कोई थर्ड पर्सन भी मुझे पैसे दे सकता है। ठीक है, वो व्यक्ति भी दे सकता है जिसको मैं कार दे रहा हूं, या फिर कोई थर्ड पर्सन भी मुझे पैसे दे सकता है। अब देखिए, ये ए ने प्रॉमिस किया बी को कि अपनी कार बेचेंगे 50,000 रुपए में। यहाँ ए के लिए 50,000 रुपया कंसिडरेशन है, क्योंकि ए को 50,000 रुपए मिलेंगे। बी के लिए क्या कंसिडरेशन है? कार कंसिडरेशन है। ठीक है, क्योंकि बी को 50,000 के बदले कार मिलेगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते, डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। मिस्टर ए है जो प्रपोजर है, मिस्टर बी है जो एक्सेप्टर है। इन्होंने ऑफर दिया, आई ऑफर टू सेल माई कार टू यू फॉर ₹50,000।
इन्होंने एग्री कर लिया। अब ये मिस्टर ए जो है ये प्रॉमिसर है कार देने के लिए और प्रॉमिसी है 50,000 लेने के लिए। मिस्टर बी जो है ये प्रॉमिसर है 50,000 देने के लिए और प्रॉमिसी है कार रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो दोनों प्रॉमिसर है प्रॉमिसी है। देखिए यहाँ पे मिस्टर ए की डिजायर पे जो कि कार देने के लिए प्रॉमिसर है 50,000 का कंसिडरेशन मूव कर रहा है कहाँ, बी से ए की तरफ। और दूसरी तरफ मिस्टर बी की डिजायर पे सेम चीज उधर भी है, वो भी प्रॉमिसर है 50,000 रुपए देने के लिए। ठीक है, जो कार का कंसिडरेशन है वो मूव कर रहा है ए से बी की तरफ। ठीक है, कार भी कंसिडरेशन है और वो कहाँ जा रहा है, ए से बी की तरफ, और वो उसके बदले मिस्टर बी 50,000 दे रहे हैं। तो मिस्टर बी देखिए 50,000 देने के लिए प्रॉमिसर है, उनको प्रॉमिस किया है कि 50,000 देंगे। प्रॉमिसी है वो कार लेने के लिए, कार रिसीव करने। अच्छा, एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर वो सब चीजें हैं तभी वो कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा, अन्यथा वो वैलिड नहीं रहेगा। ये जो हमने बहुत अभी पढ़ा कि भाई प्रॉमिसर की डिजायर पर ही मूव करना चाहिए कंसिडरेशन, किसी और पर्सन की डिजायर पे नहीं मूव करना चाहिए। प्रॉमिसी जो है वो अपनी तरफ से वॉलेंटरली नहीं दे सकता है या किसी थर्ड पार्टी के रिक्वेस्ट पे नहीं दे सकता है। ठीक है, जो प्रॉमिसर जो कहेगा उसी हिसाब से देना होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर ए ने देखा कि मिस्टर बी की शॉप में कोई कुछ चोर घुसने की कोशिश कर रहे हैं तोड़ करके ताला। ठीक है, मिस्टर ए ने पुलिस को बुलाया और शॉप मिस्टर बी की शॉप को बचा लिया। अब मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन फॉर हिज सर्विसेज एज मिस्टर बी नेवर आस्क्ड फॉर हेल्प। मिस्टर बी ने कभी हेल्प मांगा नहीं था, इसलिए मिस्टर ए ये नहीं कह सकता कि हमको कंपनसेशन दीजिए, मैंने आपकी दुकान लुटने से बचाई है। और ए ने अपनी सर्विसेज वॉलंटरली दी हैं, इसलिए मिस्टर ए अब वो कोई भी कंपनसेशन नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, प्रोमिसेस शुड नॉट गिव इट वॉलंटरली एट हिज ओन विल और एट द विल ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये प्रोमिसी जो है कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ही होगा, प्रोमिसर की डिजायर पर ही कंसिडरेशन मूव करेगा। ये प्रोमिसर की डिजायर पर ही कंसिडरेशन मूव करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन जो है वो केवल प्रोमिसर को ही बेनिफिट करे। कंसिडरेशन वो किसी और थर्ड पार्टी को भी बेनिफिट कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल से देख लीजिए। बी ने रिक्वेस्ट किया ए को कि वो सेल और डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। बी ने इसे कहा कि हमको कुछ सामान बेच दो और उसको मुझे दे दो, उधार दे दो। ठीक है, ए ने एग्री किया, लेकिन उसने कहा कि अगर सी गारंटी करेगा तभी हम ये देंगे, तो सी ने गारंटी कर दी पेमेंट की। ठीक है, अब जो ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है और परफेक्टली वैलिड है। हालांकि जो कंसिडरेशन दे रहा है, कौन दे रहा है, ए, जो कंसिडरेशन दे रहा है ए वो बी को दे रहा है, वो सामान बेच रहा है उधार में बी को, और सी को कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसके बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि ये जो इसमें जो वो बेनिफिट हो रहा है वो बी को हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सी को ही सब पूरा बेनिफिट हो। ठीक है, तो यहां हमने पढ़ा था ना, कंसिडरेशन में बेनिफिट इवन अ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी को मिस्टर बी को बेनिफिट हो रहा है कंसिडरेशन से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में वैलिड है। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन प्रॉमिसर को ही बेनिफिट करे। अच्छा, जो कंसिडरेशन है हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, वो प्रॉमिसी से भी आ सकता है या किसी थर्ड पर्सन से भी आ सकता है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसी ही कंसिडरेशन देगा, या कोई थर्ड पर्सन भी प्रॉमिसर को कंसिडरेशन दे सकता है, जब तक कि कंसिडरेशन है ये मटेरियल नहीं है कि किसने दिया। अच्छा, जो ये रूल है इससे जो एक स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है, जो व्यक्ति स्ट्रेंजर है कंसिडरेशन के लिए,
उसको भी ये अधिकार मिल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के विषय में मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन जब अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है तभी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है लेकिन कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर है, तब भी वो मुकदमा कर सकता है। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे। मिसेज ए ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी अपनी डॉटर जी को। उसने ये कंडीशन लगाया कि जी है जो सी को लाइफ टाइम तक कुछ पैसे हर महीने देती रहेंगी। ठीक है, सी कौन है? मिसेस ए का ब्रदर। ठीक है, मिसेस ए ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट की और उन्होंने कहा कि ये कंडीशन है कि वो लाइफ टाइम तक उनके भाई को, मिस्टर सी को, हर महीने कुछ पैसे देती रहेंगी। ठीक है, वो जी एग्री कर गई, उनकी डॉटर एग्री कर गई इस बात के लिए। बाद में उन्होंने मना कर दिया जी ने इस ग्राउंड पे कि कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हुआ है सी से जी की तरफ। जो उनकी मदर का भाई है उसने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट में डॉटर को। ठीक है, और इसलिए ये इनवैलिड है, ऐसा प्ली दिया फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन, ये इनवैलिड है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये प्ली गलत इसलिए है कि कंसिडरेशन में ना सी जो प्रॉमिसी है उसी की तरफ से कंसिडरेशन आए ऐसा नहीं जरूरी है। ठीक है, तो सी जो ब्रदर है मदर का, वही कंसिडरेशन आए, उसी की तरफ से कंसिडरेशन आए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस केस में एक थर्ड पार्टी है मिसेस ए, जो मदर है सी की, उनकी तरफ से कंसिडरेशन मूव हुआ है, उन्होंने प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, उसके बदले ये एग्रीमेंट है इसका सी का और जी का। ठीक है, डॉटर है जी और ब्रदर है सी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में, इसमें कंसिडरेशन ए की तरफ से आया है जी को, न कि सी की तरफ से आया है जी को। ठीक है, इसलिए ये वैलिड है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये प्रॉमिसी है वही कंसिडरेशन अपना। ये तो हम लोग देख चुके हैं, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, पास्ट पर कंसिडरेशन क्या होता है? अगर प्रॉमिसर के डिजायर पे कुछ एक्ट या एब्सटिनेंस पहले ही किया जा चुका है तो वो कंसिडरेशन पास्ट का कंसिडरेशन है। तो एक्स ने रिक्वेस्ट किया वाई को कि उसकी डॉटर को पढ़ाओ, वाई ने उसकी डॉटर को पढ़ाया, एक्स की डॉटर को पढ़ाया 1 महीना। उसके बाद एक्स ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा, वाई को प्रॉमिस किया। अब यहाँ पे जो एक्स के लिए कंसिडरेशन है वो पास्ट कंसिडरेशन है। ठीक है, क्योंकि वो वाई ऑलरेडी पढ़ा चुका है, तो अब उसको पढ़ाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं और 1000 रुपया देने का उन्होंने प्रॉमिस किया है एक्स ने। तो एक्स को कंसिडरेशन पहले ही मिल चुका है, एक महीना पहले ही, जब उसने डॉक्टर को पढ़ाया। अच्छा, मान लीजिए बिना रिक्वेस्ट के पढ़ाया होता है, एक्स ने वॉलंटरीली पढ़ा दिया होता विदाउट रिक्वेस्ट ऑफ एक्स, सॉरी वाई ने पढ़ाया होता एक्स की रिक्वेस्ट के बिना ही एक्स की डॉटर को, तो फिर कोई पास्ट कंसिडरेशन नहीं है। क्योंकि ये हमने पढ़ा था ना कि जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसर की रिक्वेस्ट पे, ये प्रॉमिसर की डिजायर पर ही मूव करेगा। ठीक है ना, वॉलंटरली नहीं होगा। प्रेजेंट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन को एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं। एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट का अपना हिस्सा पूरा कर दिया है और अगर दूसरी पार्टी ने अभी नहीं किया है, वो बाद में करेगी, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। मान लीजिए अगर दूसरी पार्टी ने भी पूरा कर दिया है अपना हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट का, अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है और कोई प्रेजेंट कंसिडरेशन नहीं है इसमें। फ्यूचर कंसिडरेशन, जब दोनों पार्टियां भविष्य में अपना अपना कमिटमेंट पूरा करेंगी और एग्रीमेंट के टाइम पे कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हो रहा इधर से उधर, वो दोनों भविष्य में ये अपना कंसिडरेशन मूव करेंगे। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पर्याप्त है कि नहीं ये जो देखना है।
कंसिडरेशन शुड हैव सम वैल्यू, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। कि इसमें, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडुक्वेट होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपना मकान बेच रहा है, उसकी सही वैल्यू 10 लाख रुपए है, वो अगर 1 लाख में भी बेच रहा है तो वो ओके है, वो ठीक है, उसमें वो कोई जरूरी नहीं है कि उसको 10 लाख में ही बेचना होगा। जैसे ये है एग्जाम्पल, 10 लाख का मकान 2 लाख में बेच रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर कंसेंट फ्री कंसेंट मिली है उससे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इस बेसिस पे नहीं फाइट कर सकते कि भाई हमने 10 लाख का मकान 2 लाख में कैसे बिक सकता है। तो ये कोई, अगर किसी व्यक्ति को लीगली कुछ काम करना है, ठीक है, तो वो उसको वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा कि लीगली वो बाउंड है उस काम को करने के लिए, चाहे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे ना हो, तब भी उसको वो काम करना ही करना है। जैसे तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं है, वैलिड नहीं है। एग्जाम्पल, ए इज समन्ड बाय द कोर्ट एज विटनेस इन अ केस वेयर बी वाज रॉब्ड बाय समबडी। बी किसी द्वारा लूट लिया गया और ए को उस केस में विटनेस के रूप में बुलाया गया। अब विटनेस के रूप में जाने के लिए बी ने कहा कि अच्छा तुम चले जाओ विटनेस के रूप में, मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा अगर तुम कोर्ट में पहुंच जाओगे, अपनी गवाही दे दोगे। यहां पे कंसिडरेशन वैलिड नहीं है क्योंकि ए लीगली बाउंड है कोर्ट के समक्ष जाने के लिए, और वो कोई फेवर नहीं कर रहा है बी को कोर्ट में जाकर के अपनी गवाही दे करके, ठीक है। तो वो लीगली बाउंड काम को करने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता। 6th पॉइंट पे आ जाते हैं, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड कॉम्पिटेंट, ठीक है। जो कंसिडरेशन है वो कुछ वैल्यू का होना चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ, तो इसलिए मतलब वो रियल होना चाहिए। कुछ केसेस में कंसिडरेशन रियल नहीं होता है। कैसे कैसे केसेस में? इल्यूजनरी कंसिडरेशन, a promise to perform an act which is of public duty in nature is an illusionary consideration. A promise to perform a contract already made with promisor is also illusionary. ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी कार बेचूंगा तुमको 50,000 रुपए में, फिर उसके बाद उसने फिर एक और एग्रीमेंट किया कि मैं अपना पूरा पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दूंगा, परफॉर्म कर दूंगा अगर तुम मुझे 10,000 रुपये और दो तो ये दूसरे वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं है। ये कोई कंसिडरेशन नहीं होगा कि पिछला वाला जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको मैं परफॉर्म करूंगा अगर तुम इसमें ये नए कॉन्ट्रैक्ट को में एंटर करो, ठीक है। लीगली इम्पॉसिबल। A promise to do something which is not allowed legally is not real, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्रॉमिस टू किल अ थर्ड पार्टी, प्रॉमिस टू रॉब अ बैंक एटसेट्रा। जो भी लीगली इम्पॉसिबल चीजें हैं वो भी रियल कंसिडरेशन नहीं है। फिजिकली इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज करना जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है वो भी रियल नहीं है। प्रॉमिस टू ड्राइव अ स्कूटर एट 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड और प्रॉमिस टू स्टे अवेक फॉर अ ईयर, ये सब फिजिकली पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, इसलिए ये रियल कंसिडरेशन नहीं है। अनसर्टेन कंसिडरेशन, व्हेन द टर्म्स ऑफ द कंसिडरेशंस आर नॉट क्लियर एंड आर टू वेग, इट इज नॉट कंसिडरेशन, ठीक है। जब टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो टर्म्स है कंसिडरेशन का बहुत वेग है, क्लियर नहीं है, तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं है। A promises to pay a reasonable sum for the services of B. B की सर्विसेज के लिए A ने कहा कि मैं तुमको एक उचित अमाउंट दे दूंगा, तो ये वेग है, ये कंसिडरेशन नहीं है। क्लियर होना चाहिए कि कितना रुपया देंगे। अभी जो हम लोग ने पढ़ा उसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, एक्ट और एब्सटिनेंस मस्ट बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ये बहुत जरूरी है, प्रॉमिसर की इच्छा पर ही वो काम किया जाएगा, या एब्सटिनेंस होगा तो भी। प्रॉमिसर मे और मे नॉट गेट एनी बेनिफिट, ठीक है। और चाहे तो थर्ड पार्टी भी बेनिफिट हो सकती है, कुछ और नहीं, प्रॉमिसर ही बेनिफिट हो। और कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी,
consideration must be real and competent, and consideration cannot be by performance of what one is legally bound to perform. कुछ भी legally bound है वो काम कर दिया तो वो कोई consideration नहीं है. अच्छा, प्रेजेंट कंसिडरेशन के लिए क्या टेस्ट होगा? पहले तो आप चेक करिए कि चेक वेदर द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बोथ द पार्टीज हैव डन देयर पार्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. जिस समय एग्रीमेंट हुआ उस समय दोनों पार्टियों ने अपना पार्ट कर दिया था, हाँ कर दिया था. तो इट इज नॉट अ केस ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन. इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. नहीं किया था, एक ही पार्टी ने किया था और दूसरी पार्टी ने नहीं किया है अपना पार्ट, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन होगा. अच्छा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए क्या टेस्ट होगा? एग्रीमेंट के सामने अगर वन ऑफ द पार्टी हैज ऑलरेडी डन इट्स पार्ट अर्लियर, इट इज पास्ट कंसिडरेशन. एक पार्टी ने अपना पार्ट पहले ही कर दिया है तो ये पास्ट कंसिडरेशन है. वन ऑफ द पार्टी डज इज पार्ट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट एंड द अदर पार्टी इज पार्ट इज पेंडिंग. जो पार्ट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट कर दिया गया है वो प्रेजेंट कंसिडरेशन है. ठीक है, एग्रीमेंट के समय ही एक पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया, अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, दूसरा का पेंडिंग है. तो जिसने कर दिया है पूरा तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन है. अगर दोनों पार्टियों ने एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट अपना पार्ट कर दिया है तो कोई प्रेजेंट कंसिडरेशन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जीक्यूटेड है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. अगर दोनों पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि वो अपना पार्ट फ्यूचर में पूरा करेंगे, दोनों ही फ्यूचर में करेंगे, तो फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया. अच्छा, नो सूट बाय थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में जो एक थर्ड पार्टी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं है वो कोई मुकदमा नहीं कर सकती है. ठीक है, consideration can move from a third party to the contract, but the third party cannot sue on the contract. थर्ड पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन तो जा सकता है, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में मुकदमा नहीं कर सकती, स्यू नहीं कर सकती. तो केवल जो उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है वही वो मुकदमा कर सकती है. जो भी कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है वो कभी मुकदमा नहीं कर सकता. स्ट्रेंजर कौन होता है? A person who is not a party to the contract. ठीक है, और वो मुकदमा नहीं कर सकता. इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट में आया बी के साथ, वो बी के बच्चे को पढ़ाएगा 1000 रुपए में. तो अब वो बाद में ए ने मना कर दिया पढ़ाने के लिए बी के बच्चे को, तो बी का बच्चा मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि वो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है, बी मुकदमा कर सकता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है. अच्छा, कुछ इस रूल का कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जब स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट में वो भी मुकदमा कर सकता है. वैसे तो जनरल रूल है कि स्ट्रेंजर मुकदमा नहीं करेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस में स्ट्रेंजर भी मुकदमा कर सकता है. कब? बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट. कोई एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया किसी पर्सन की बेनिफिट के लिए. ठीक है, तो ऑल्दो वो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट में, जो बेनिफिशियरी है ट्रस्ट का. ट्रस्ट क्रिएट किया किसने? एक सेटलर ने, किसी व्यक्ति ने ट्रस्ट बनाया, किसी को ट्रस्टी रख दिया उसमें. ठीक है, और उसके बाद ये ट्रस्ट है किसी थर्ड पर्सन की बेनिफिट के लिए, तो वो थर्ड पर्सन जिसकी बेनिफिट के लिए है वो मुकदमा कर सकता है. फैमिली सेटलमेंट. फैमिली सेटलमेंट हुआ, कुछ भाइयों का आपस में बंटवारा हुआ और उसके बाद उसमें उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के पक्ष में कोई राइट क्रिएट कर दिया कि इस व्यक्ति थर्ड पर्सन है, ये इसका हिस्सा नहीं है सेटलमेंट का, लेकिन इसको भी कुछ मिलेगा. ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन भी जाकर के मुकदमा कर सकता है अपना राइट्स इन्फोर्स करने के लिए.
कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय एजेंट, प्रिंसिपल कैन एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन एन एजेंट एंड अ थर्ड पार्टी। एक प्रिंसिपल है, उसने एक एजेंट अपॉइंट किया कि तुम मेरे बिहाफ पे जाकर के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करो, मेरा माल बेचो या जो भी किसी भी काम के लिए, और वो एजेंट जाकर के तमाम बायर्स के संग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, उनसे माल बेचता है। तो अब प्रिंसिपल चाहे तो मुकदमा कर सकता है उन बायर्स के खिलाफ, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि जो एजेंट है अपनी अथॉरिटी के अंतर्गत ही काम करे, जो उसको अथॉरिटी मिली है प्रिंसिपल से। और जो कॉन्ट्रैक्ट उसने बायर्स वगैरह के संग किया था वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, अपने खुद के बिहाफ पे नहीं किया हो। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करता है तो भी वो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी होते हुए भी मुकदमा कर सकता है उन लोगों के खिलाफ। असाइनिंग ऑफ द राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक पार्टी ने अपने राइट्स किसी थर्ड पर्सन को असाइन कर दिए हैं कि मेरा राइट्स इस व्यक्ति के पास रहेगा, तो वो थर्ड पर्सन भी मुकदमा कर सकता है अपने राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। ए ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और बी को नॉमिनेट कर दिया कि ये मेरी डेथ के केस में ये पैसा पाएगा, ठीक है। तो अगर बी की डेथ हो गई और तो फिर सॉरी ए की डेथ हो गई और बी तो चाहे तो मुकदमा कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रही है। ऑल्दो वो बी स्ट्रेंजर था उस कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी और ए के बीच में हुआ था, लेकिन ए ने अपने राइट्स असाइन कर दिए थे बी को, उसको नॉमिनी बना करके, तो बी को अधिकार मिल जाएगा ए की डेथ के केस में कि वो मुकदमा करके इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले ले। एस्टॉपल बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, इसको एक एग्जांपल से सीधे समझ लेते हैं। P gives some money to Q with the instruction to hand over the amount to R. P ने कुछ पैसे दिए Q को और ये इंस्ट्रक्शन दिया कि इस पैसे को R को दे दो, ठीक है। Q admits to R that he is holding his money. Q ने R को बोला कि हाँ मैं तुम्हारा पैसा मेरे पास है। अब इस केस में R चाहे तो एक मुकदमा कर सकता है Q से पैसा लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, हम लोग ने शुरू में पढ़ा कि कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है, लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शन होते हैं, कुछ केस में कंसिडरेशन के बिना भी एग्रीमेंट वैलिड होता है। सेक्शन 25 में दिया गया है। चलिए तो एक्सेप्शंस देख लेते हैं, जहां पे बिना कंसिडरेशन के ही एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। बहुत थोड़े से हैं, 7 हैं, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25 सब सेक्शन 1। कोई एग्रीमेंट हुआ है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे, अगर वो कंसिडरेशन नहीं है उसमें तब भी वो वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन शर्त ये है कि ये राइटिंग में होना चाहिए, इस टाइप का एग्रीमेंट, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर जो भी एक कानून है डॉक्यूमेंट का रजिस्टर कराने के लिए, उस कानून के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, और नेचुरल लव एंड अफेक्शन के तहत ही ये एग्रीमेंट होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। और जो पार्टीज हैं वो करीबी संबंधित होनी चाहिए आपस में। तो क्या क्या शर्तें हैं? राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से ये एग्रीमेंट होना चाहिए, और जो पार्टीज है वो करीबी संबंधी होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल से देख लीजिए, ए प्रॉमिसेस टू गिव 500 टू हिज सन आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एग्रीमेंट राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है। अब ये नहीं दे पाता है तो सन चाहे तो मुकदमा कर करके वो ले सकता है, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ कंसिडरेशन का इशू नहीं उठेगा कि कंसिडरेशन के बिना कैसे एग्रीमेंट वैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लेकिन शर्त ये है कि ये चारों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड आ जाइए, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, सेक्शन 25 सबसेक्शन 2। If the promise without consideration is made to compensate wholly or in part a person who has already done something voluntarily for the promises, ठीक है।
अगर पास्ट में कोई सर्विस दिया था, कुछ किया था, वॉलंटरली किया था कोई कॉन्ट्रैक्ट के बिना, और उस वॉलंटरी सर्विस के लिए आज हम कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो भी वो वैलिड रहेगा। इसमें ये कंसिडरेशन नहीं होने का प्ली नहीं दिया जाएगा। ए ने अपना पर्स खो दिया और बी को वो मिल गया और उसने ए को वापस कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको 500 रुपए दूंगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है यहां तक, हालांकि यहाँ कंसिडरेशन अब कुछ नहीं है, ठीक है। पिछला वाला था वो वॉलंटरली उसने दे दिया था, या कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि ये कंपनसेट कर रहा है पास्ट वॉलंटरी सर्विस को, ये एक्सेप्शन में आ जाता है। यहां पे where a person has done something which the promisor was legally bound to do, then also the agreement is valid even without consideration. अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो लीगली वो बाउंड था, करना ही था उसको, वो भी एग्रीमेंट वैलिड है अगर वो कंसिडरेशन के बिना है तो ए ने पेमेंट कर दिया बी के सन के ट्रीटमेंट का, मेडिकल ट्रीटमेंट का, ठीक है। अब फिर बी ने प्रॉमिस किया बाद में कि मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा, ठीक है। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये ड्यूटी थी कि बी की कि वो अपने बेटे का इलाज कराए, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन में आ जाएगा। कोई टाइम बाद डेट को पे करने का प्रॉमिस है तो वो भी अगर कंसिडरेशन के बिना है तब भी वैलिड है, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। सेक्शन 25 सब सेक्शन 3। कोई डेट, मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट होता है कि किसी भी चीज के लिए एक समय सीमा होती है किसी भी क्लेम को लॉन्च करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी वो क्लेम लॉन्च कर सकते हैं। अगर कोई टाइम लिमिट बीत गई है लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, और वो कर्जा वसूलने का अधिकार नहीं रह गया है किसी व्यक्ति को, तो जो अगर उसके बदले में कोई एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट देखिए 2 शर्तें हैं। एग्रीमेंट एक तो राइटिंग होना चाहिए और जो एग्रीमेंट है वो डेटर या उसके एजेंट द्वारा साइन किया जाना चाहिए। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पास्ट में कोई कर्जा लिया था, उसने नहीं चुकाया, ठीक है, और वो टाइम बार हो गया, अब कोई व्यक्ति जिसने दिया था कर्जा वो वापस वसूल भी नहीं सकता। अब बाद में ये एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में कि मैं तुम्हारा वो कर्जा चुका दूंगा, आज एग्रीमेंट हो रहा है। तो जिसने कर्जा लिया था उसने कहा था कि मैं इतना रुपया तुम्हारा चुका दूंगा, ठीक है। तो अब ये एग्रीमेंट वैलिड है इवन दो कोई कंसिडरेशन नहीं है आज की डेट में, वो पैसे पुराने वसूलने का अधिकार नहीं है, तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। क्योंकि टाइम बाद डेट जो है वो रिकवरेबल नहीं होता, जो टाइम लिमिट निकल गई तो अब वो उसको वसूली नहीं की जा सकती है। तो अगर जो डेटर है, जो व्यक्ति कर्जदार है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारा चुका दूंगा, तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, तब भी एग्रीमेंट वैलिड होगा क्योंकि वो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। एजेंसी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का संबंध है, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, तो एजेंसी क्रिएट करते वक्त कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, तो वो भी वैलिड है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, रेमिशन बाय द प्रोमिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, सेक्शन 63। दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ठीक है, बाद में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को छूट दे दी कि वो कुछ हिस्सा ना परफॉर्म करे, ठीक है। तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, जब उसने छूट दे दी कि वो कुछ हिस्सा ना परफॉर्म करे, तो वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिसमें कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है इस नए कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर के लिए, तब भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जांपल देख लीजिए, एक बैंक एक बोरोवर से एग्रीमेंट में एंटर करता है कि
जो पुराना आपका कॉन्ट्रैक्ट था, लोन था, उसका 75% ही आप चुका दीजिए तो हमारा पूरा सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक के लिए यहाँ पे इस नए कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई लेकिन तब भी ये वैलिड है। कंप्लीटेड गिफ्ट, 6th पॉइंट, अगर कोई डोनर है, कोई डोनी है, तो एनी गिफ्ट मेड इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। गिफ्ट के केस में कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन वो गिफ्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर कंप्लीट हो गया है गिफ्ट तो फिर वो कंसिडरेशन के बेसिस पे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसमें कंसिडरेशन नहीं था, उसमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लास्ट पॉइंट है चैरिटी। अगर कोई व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि कुछ अमाउंट ग्रेटिट्यूसली देगा, वो किसी पर्पस के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी कॉज के लिए, तो ये उसके अगेंस्ट इन्फोर्स किया जा सकता है, उसको उससे वसूली की जा सकती है कोर्ट में केस करके, क्योंकि उसने ये प्रॉमिस किया है कि स्वेच्छा से दान के रूप में वो देगा। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन है इसकी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए ने प्रॉमिस किया कि कुछ पैसा वो देगा किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। इस पैसे के इस वादे के बेसिस पे उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम शुरू कर दिया उस कॉज का। अभी पैसा उसने दिया नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने उसका काम शुरू कर दिया और उसकी कई लाइबिलिटियां खड़ी हो गई ऑर्गेनाइजेशन के पास उस काम को शुरू करने की वजह से, पेमेंट करने के लिए। बाद में ए ने रिफ्यूज कर दिया कि हम जो मैंने प्रॉमिस किया था मैं वो ग्रेटिट्यूस अमाउंट वो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, अब वो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो कोर्ट के थ्रू ए से वसूली कर सकती है, उसमें ये दिक्कत नहीं आएगी कि कंसिडरेशन नहीं था ए के लिए। ठीक है, तो ये बिना कंसिडरेशन के भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ये जो चैरिटी कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कब होगा? जब जो प्रॉमिसी है, जैसे इस केस में वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो जिस पर्पस के लिए प्रॉमिस किया है उसके लिए काम स्टार्ट कर दिया हो और उसकी कुछ लाइबिलिटी खड़ी हो गई हो, तभी वैलिड होगा। अगर मान लीजिए उनके काम स्टार्ट करने से पहले ही ए ने मना कर दिया कि नहीं दूंगा, तब वो कोई उनसे वसूली नहीं की जा सकती है। अगर काम स्टार्ट करने के बाद ए ने मना किया, जब तक कि वो ऑर्गेनाइजेशन काफी लाइबिलिटी इकट्ठा कर चुकी थी अपने ऊपर, उनके प्रॉमिस के बेसिस पे उसने काम स्टार्ट कराया था, तब वो उनसे वसूली किया जा सकता है कोर्ट केस के थ्रू। लेकिन कितनी कितनी लाइबिलिटी होगी प्रॉमिसर मिस्टर ए की इस केस में? एक तो जितना उसने प्रॉमिस किया था, जितना अमाउंट, लेट से 5,000 प्रॉमिस किया था, तो ये तो 5,000 रुपया, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने जितनी लाइबिलिटी इनकर कर ली है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने काम स्टार्ट कर दिया और 3,000 की लाइबिलिटी उसकी इनकर हो गई, दोनों में से जो कम हो, 5,000 जितना उसने प्रॉमिस किया था या जितनी लाइबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन ने इनकर कर ली, दोनों में से जो कम हो, तो इस केस में 3,000 कम है, तो 3,000 के लिए ही मिस्टर ए लायबल होंगे, प्रॉमिसर लायबल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।